नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को कई सौगातें दी। उन्होंने ऐलान किया कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद की जाएगी। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों को 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के जरिए से प्राकृतिक खेती करने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वहीं पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों की शहरी आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा भारत की शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी। 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाएगी। इसके लिए आने वाले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। इस पैसे से राज्य में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काम किया जाएगा और सिंचाई के लिए कार्यक्रम लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोसी से जुड़े हुए सिंचाई क्षेत्र को लेकर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में 21,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। बजट में शहरी आवास योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। शहरी आवास के लिए किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। इसके साथ ही सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराए के आवास बाजार की स्थापना करेगी। न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया गया। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। वहीं पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स कानून की समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी। ई कॉमर्स पर टीडीएस की दर घटाकर 0.1% होगी। टीडीएस भरने में देरी पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा। वित्त मंत्री ने की ओर से संसद में बजट पेश करने के साथ ही भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। हालांकि कुछ देर बाद शेयर बाजार संभल गया। फिलहाल सेंसेक्स 400 अंक की गिरावट पर है। वहीं निफ्टी भी लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा है। 0+0 किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी, ना कर्ज से राहत, ना डीजल कीटनाशक दवाई खाद की कीमत कम, बस बातें ही बातें। युवाओं के लिए झुंझुना, नए रोजगार का कोई रास्ता नहीं। सालाना सिर्फ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, असंगठित क्षेत्र को चवन्नी तक नहीं, क्या 15,000 वो भी 3 किश्तों में, उससे असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो सकता है। लेबर इंटेंसिव यानी रोजगार पैदा करने वाले छात्रों, कपड़ा, कंस्ट्रक्शन आदि के लिए कुछ नहीं।
SC, ST, OBC शब्द का बजट स्पीच में नामो निशान तक नहीं। साफ है लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट न देने की सजा भी है और भाजपा का SC, ST, OBC विरोधी चेहरा भी। मध्यम वर्ग व नौकर पेशा को 10 साल से कोई राहत नहीं, न टैक्स एक्सेप्शन स्लैब बढ़ी, न कोई राहत। देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए शून्य, बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बजट के बाद मोदी सरकार को कॉपी पेस्ट सरकार बताया और कहा कि 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर है। निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला न्याय युवा न्याय है। पहली नौकरी पक्की में युवा न्याय के तहत हर डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए के स्टाइपेंड। बजट 2024 में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान। इंटर्नशिप के दौरान 60,000 रुपए का प्रावधान। मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। बजट को लेकर पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा है कि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 रुपए की इंटर्नशिप। यूपी, MP, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए झुंझुना भी नहीं। किसानों के लिए सपने और मजदूरों के लिए वायदे। सच ये है कि बैसाखियों पर खड़ा बजट है, कुर्सी बचाओ बजट। भाजपा के असंतुष्ट वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार पर एक और हमला बोला है। उन्होंने जानना चाहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया या नहीं। मौर्य की इस पैंतरेबाजी के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम की बंद कमरे में बैठक बुला ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया। बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश में सीएम पद पर नेतृत्व परिवर्तन चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने को लेकर सरकार और संगठन के बीच चल रहे कथित विवाद पर अभी तक विराम नहीं लग पाया है। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में 3 सदस्यों वाली बेंच की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, जो आज याचिकाकर्ताओं के अलावा NTA और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद दोबारा परीक्षा कराने का बड़ा फैसला सुना सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के रेस से खुद को अलग करने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया था। भले ही जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया था, लेकिन कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी पक्की नहीं हुई थी। उन्हें पार्टी का समर्थन हासिल करना था। अब कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है, मुझे गर्व है कि मैंने हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।